हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 9th फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर का पार्ट सेकंड। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ मोशन। और ये हमें पता होना चाहिए किसने प्रेडिक्ट किया था। तो ये थे आइजैक न्यूटन। उन्होंने बताया था इसके बारे में जितने भी मोशंस, यानी कोई भी अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट या कुछ भी है वो मोशन में है, ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पे लॉ निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल 3 लॉ गिवन किए हैं, यानी 3 लॉ होंगे हमारे पास। तो उनको एक एक करके स्टडी करेंगे, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या क्या ये होता है। तो सबसे फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर कोई मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पेन है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और ये ऐसे ही रखा रहेगा काफ़ी सालों तक, जब तक इसमें कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाएंगे इसको हटाने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो एयर ब्लो हो सकती है, हमारे आसपास के जो ऑक्सीजन है वो क्या पता है इसको कोरिड कर दें, ठीक है, रस्टिंग भी लग हो सकती है इसमें, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए भूकंप आ गया तो पेन गिर गया, ठीक है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन ऐसे ही रहेगा जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये जब ही चेंज होगा जब मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये मैं स्पेस में रख के आ जाता हूँ ये पेन, तो अगर आप उसे 1 करोड़ साल बाद भी देखोगे तब भी ये पेन आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होते इसको चेंज करने के लिए, वहाँ कुछ है ही नहीं है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी ढलान से जा रही है, यानी कोई स्लोप पे गाड़ी नीचे की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चलती रहेगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम उसे रोक ना दें। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब यहाँ पे ढलान पे वो जा रही है, मतलब नीचे की ओर, तो इसको रोकने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एयर का रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि जो एयर है वो इसको रेजिस्ट करेगी, इसको रोक सकती है। या जो इसके टायर्स हैं और सरफेस है इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे काम आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो इस चीज़ को रोकेंगी। रफनेस ज़्यादा है तो जल्दी ही रुक जाएगा ये, अगर थोड़ी स्मूथ है तो थोड़ा और आगे जाकर रुकेगा। मतलब कोई एक्सटर्नल एफर्ट जरूर होगा, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर फोर्स कुछ भी जो इसको रोकेगा। तो ये जब तक होता रहेगा, तो ये बताया गया था न्यूटन फर्स्ट लॉ में। तो अगर हम कोई भी इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, नेचुरल या फिर अननेचुरल या ह्यूमन एफर्ट के थ्रू, तब तो इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ए बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो जैसे मैंने बताया कि वही रेस्ट पे रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो ये तो चलो होगी डेफिनेशन, आपको समझ में भी आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ क्या है। देखिए, गैलीलियो ने इसको सजेस्ट किया था। जो गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेलीस्कोप भी बनाया था, तो उन्होंने इसको बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, यहाँ पे किन्होंने बताया,
गैलीलियो, उन्होंने बताया लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब ये इनर्शिया क्या है? देखिए, हर बॉडी पे, कोई भी बॉडी हो, उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, तब जाके वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज पोजीशन में ला जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी को हमें रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन यानी कोई किसी मोशन में लाना है, तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जब कोई बॉडी है, अगर कोई रेस्ट में है, अगर आप उसे मोशन में लाना चाहते हो तो आप उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे उसकी पोजीशन को चेंज में लाने के लिए, उतना ही वो उसका इनर्शिया कहलाएगा। मान लीजिए कोई बकेट है और वो बकेट भारी है, मान लीजिए इसमें पत्थर रखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? उसको खींचना है। तो हमें कैसे पता उसमें इनर्शिया कितना है, यानी कि टोटल फोर्स उसमें कितनी है? फोर्स एज इनर्शिया मान लो यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर कोई भी कार्ट ऐसे पुल कर रहे हो आप, या पुश, तो मान लीजिए हम इसे पुश कर रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मुझे 20 न्यूटन है इस पूरे कार्ट में फोर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 न्यूटन से ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो 20.5 न्यूटन ही क्यों ना हो। अगर मैं जस्ट 20 न्यूटन से जस्ट स्लाइटली इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो वो फोर्स क्या होगी? 20 से ज़्यादा होगी, और फिर ये जो कार्ट है, ये पुले हम पुश कर सकते हैं। तो जब तक हम 20 न्यूटन लगाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 20 न्यूटन तक इसमें मैक्सिमम पीक वैल्यू होगी फोर्स की, ठीक है। और अगर उससे मैंने जस्ट एक पॉइंट भी बढ़ा दिया तो फिर ये मोशन में आ जाएगा। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। और एक और बात है, मास जो होता है वो हम किससे मेज़र करते हैं? इनर्शिया से ही मेज़र करते हैं। जिस बॉडी में जितना इनर्शिया होगा वो मास होता है। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई सी भी बाल्टी उठाई, तो उसमें 10 न्यूटन का फोर्स है, तो वही उसका क्या होगा? मास होगा। बस हम क्या करेंगे? उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप मास बता सकते हो। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं इनर्शिया। एक होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है आपका इनर्शिया टू मोशन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट ही रहेगी, उसका इनर्शिया होगा, और अगर कोई मोशन में तो कंटिन्यूस मोशन ही करती रहेगी। तो जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है, जैसे बस है, तो बस में अब आप खड़े हो और बस जस्ट मतलब स्टार्ट हो जाती है सडनली, और वो जैसे एक्सेलरेट करता है तो बस एकदम से आगे हो जाती है और आप पीछे की ओर हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप रेस्ट में थे, रेस्ट पोजीशन पे थे आप, और बस भी रेस्ट पोजीशन में थी। बस आगे बढ़ जाती है और आप वहीं रह जाते हो, तो आप पीछे की ओर हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप रेस्ट में थे और फिर आपको उसको कंप्लीट करने के लिए उसके बराबर लाना होता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि अगर बस चल रही है और एकदम से मान लीजिए वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो बस तो क्या होती है कि वो मोशन से रेस्ट में हो जाती है ब्रेक लगाकर, लेकिन आपके अंदर की जो वेलोसिटी है वो अभी बरकरार है, तो इसी वजह से आप आगे की ओर हो जाते हो और बस वहीं रुक जाती है। तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसके 2 टाइप हो गए यहाँ पे। तो बस, और एक और बात स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन बताता हूँ मैं। देखो, इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन होगी वो हमारी है कि मैंने क्या बोला कि जब तक कोई रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बुक रखी है, ठीक है, टेबल पे, तो आप उसे फोर्स लगाते हो तब जाके वो अपनी पोजीशन में चेंज हो जाती है, यानी वो आगे हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये बड़ा सिंपल सा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ का मोमेंटम, मैंने पहले मोमेंटम आपको बता दिया था, मोमेंटम माने संवेग, यानी प्रोडक्ट किसका होता है, मास और वेलोसिटी का। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम बात करें, कोई बॉडी है, मोमेंटम से पहले मोमेंटम के बाद, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है, उसका पहले P1 मोमेंटम था और आफ्टर उसका P2, मोमेंटम को P से दर्शाते हैं। ये मैंने इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P2 माइनस P1। यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, यानी कि m, तो मास तो सेम ही, वही बॉडी यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि m मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है तो हम v लेंगे, और यहाँ पे इनिशियल तो u लेंगे। इसमें आप m कॉमन ले लीजिए, यानी कि v माइनस u। तो अगर हम बात करें दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिस, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी रेट लग जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, यानी कि m v माइनस u अपॉन में t। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो k m इक्वल का साइन आ गया v माइनस यू अपॉन में t। तो मान लीजिए कोई पहले मोमेंटम P1 था, फिर P2 हो गया, तो इसको ऐसे हम क्या मान लेते हैं, फोर्स, क्योंकि किसी बल के द्वारा, यानी कोई फोर्स के द्वारा ही वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट मोमेंटम से सेकंड मोमेंटम में हो गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एज ए फोर्स। और बस, तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट आ गया, तो F इक्वल टू के एम। हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन में t किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या मान लेंगे, एक्सेलरेशन। तो अब देखें, कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो देखिए के कांस्टेंट वैल्यू है। अगर बात करें हम सीधे सीधे, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला है। तो ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख भी सकते हो, मैं लिखवा देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to product of mass and velocity। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या है, देखिए फोर्स और यहाँ पे टाइम बिल्कुल ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि साफ सीधी बात है कि जितना मास बढ़ाओगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए कोई भारी चीज़ दौड़ के आ रही है, तो उसका एक, जब वो चीज़ किसी चीज़ से कोलाइड करेगी तो वो बहुत दूर तक चीज़ चली जाएगी, ठीक है।
तो मान लीजिए अगर आप एक साइकिल से टकराए हो और एक कार से टकराए हो तो हमें चोट कार से टकराएंगे तो उससे ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। और एक और बात होती है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पर एक एप्लीकेशन भी है, जैसे कोई क्रिकेटर कोई बॉल कैच करता है तो वो हाथ अपने पीछे की ओर ले जाता है, ये नहीं कि वो अपना हाथ वहीं रखे रहता है कांस्टेंट। जब वो उसके हाथ में बॉल आती है, मान लीजिए इस हाथ में बॉल आ रही है, ठीक है, तो जब इसके अंदर वो बॉल आती है बिल्कुल वो हाथ अपना कुछ ऐसे कर लेता है, तो जब वो क्या करता है उसको पीछे की ओर कर लेता है ऐसे करके, ये नहीं कि हाथ वहीं पर रख रहेगा, क्योंकि अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स घटेगा, अगर टाइम कम रखोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो उनके बीच बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। तो ये हो गया आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो देखते हैं आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बड़ा सिंपल सा ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तीसरा नियम है ये, तीसरा सिद्धांत है न्यूटन का। तो मान लीजिए अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका हमें रिएक्शन बिल्कुल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल फॉर अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी वॉल पे अगर आप पंच करेंगे तो आपके हाथ में लगती है, वो लगने का कारण ये है कि जितना फोर्स आप लगाते हो दीवार पर वो उल्टा उससे ज़्यादा आपके हाथ पे दे देती है, तो इसलिए आपका हाथ में चोट लग जाती है। अगर आप किसी वॉल पे मारते हो तो आपके हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी भी जैसे थर्माकोल पे मारें हाथ तो वो टूट जाएगा। तो कारण ये है कि इसका फोर्स कम है और एक्शन किया आपने तो कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा। जैसे हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग करने पे हम क्या करते हैं कि ज़मीन को धक्का लगाते हैं, मान लीजिए जो ग्राउंड होता है उसे हम पुश करते हैं तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका अगर हम कोई भी एक्शन करें तो कोई रिएक्शन ना मिले। पटाखे फोड़ते हो तो वो भी रिएक्शन ही है, आपने एक्शन किया उसे जलाया तो आपको कुछ रिएक्शन मिला, ठीक है। या भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी के कि जैसे कोई नाव में बंदा है तो जब वो ज़मीन पे कूदता है मतलब नाव से, तो नाव थोड़ी पीछे की ओर हो जाती है, यानी उसको पुश करता है तब जाके वो आगे ज़मीन पर आता है। तो ठीक है डेक पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने एक्शन किया अपने फुट के थ्रू, किस पे, नाव में, तो इसलिए वो पीछे की ओर हो जाती है। तो कुछ ना कुछ एक्शन का हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिल्कुल इक्वल ही होता है वो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई दो गेंद हैं टकराई एक दूसरे से, तो ये मान लीजिए 1 ये 2, तो फोर्स ने 1 2 पे लगाया और जब टकराने के बाद 2 से 1 पे लगाया, क्योंकि जब ये इसको फोर्स लगा रहा तो इसको फोर्स भी लगाएगा, क्योंकि जब ये इसके साथ एक्शन करेगा तो इसके साथ रिएक्शन दिखाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं F21, वो भी माइनस का, क्योंकि साफ सीधी बात है कि दो चीज टकराई हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या अपोजिट रिएक्शन है, तो जहाँ पे अपोजिट आ गया तो वहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, तो F21। और इसका जो मैंने पूरा एक डेरिवेशन जो कराई है ये मैंने पिछली वीडियो में कराई थी, जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें पूरा बता रखा है कि मोमेंटम कैसे कंजर्व हुआ था टकराने से पहले, ठीक है, यानी कि बिफोर कोलाइजन, एट कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन। तो वो उसे आप जरूर देख लें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो देखिए न्यूटन्स के तीनों लॉ आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और
यही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसके मैं न्यूटन्स के जितने भी ये तीनों लॉ हैं, इनके मैं थोड़े शॉर्ट नोट्स वीडियो में इसके आगे दे दूँगा। और इसी के बाद इसी चैप्टर का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और वो इस चैप्टर का पार्ट थर्ड होगी। तो कैसा लगा इस चैप्टर का पार्ट सेकंड, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।